हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की जो फोर्थ यूनिट सॉल्यूशंस है उसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तीन पार्ट्स में हमने जो द्रव में विलयन होता है, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, उसमें जो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड पेयर्स होते हैं, पूर्ण रूप से विलय द्रव होते हैं, उसमें वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व यानी कि वाष्प दाब और संघटन के बीच में जो ग्राफ आते हैं वो, एंड बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व यानी कि क्वथनांक और संघटन में जो कर्व प्राप्त होते हैं तीन प्रकार के अनादर्श विलयन के लिए, वो हमने डिस्कस किए थे। आज अब हम डिस्कस करेंगे जो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड पेयर्स हैं, उसमें जो दो अवयव है, दो कंपोनेंट्स है लिक्विड ए और बी, उसको किस तरह से प्रभाजी आसवन के द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है शुद्ध द्रव ए और बी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड, जो द्रव के मिश्रण है उसको प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब इसमें हम टाइप 1 सॉल्यूशन ले रहे हैं विच शोज स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन, जो अल्प धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ये प्योर लिक्विड बी का बॉइलिंग टेम्परेचर है, ये प्योर लिक्विड ए का बॉइलिंग टेम्परेचर है, और ये बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व है जो कि टाइप 1 सॉल्यूशन के लिए है। इसमें प्योर लिक्विड बी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो सबसे कम है, यानी कि वो ज्यादा वाष्पशील है, और प्योर लिक्विड ए जो है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि वो कम वाष्पशील है। अब इसमें देखिए, सपोज वी स्टार्ट विद इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ कंपोजिशन सी। इसमें मोल फ्रैक्शन में यदि आप देखेंगे तो इस तरफ ए की मात्रा बढ़ रही है और इस तरफ बी की मात्रा बढ़ रही है। यहां पर ये प्योर लिक्विड बी है और यहां पर राइट हैंड साइड में प्योर लिक्विड ए है। शुद्ध द्रव ए यहां पर है, यानी कि यहां पर ए की मात्रा 0% है, 0% से 100% हो रही है, और इधर बी की मात्रा 0% है, वो 0 से 100% यहां पर शिफ्ट हो रही है। तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में शुद्ध द्रव बी है और राइट साइड में शुद्ध द्रव ए है। Now, if we start with solution of composition C1, C1 प्रारंभिक सांद्रता जिसमें A लगभग इतना है, लगभग माना कि 90% A और 10% B है, क्योंकि ये इस तरफ यहाँ पर इस तरफ ज्यादा है, यानी कि A की मात्रा इसमें ज्यादा है और B की मात्रा कम है। तो C1 प्रारंभिक सांद्रता के विलयन को जब हम गर्म करते हैं तो ये T1 ताप पर उबलने लगेगा। इट विल स्टार्ट बॉइलिंग एट टेम्परेचर T1। अब इस T1 टेम्परेचर पर जो वाष्प आएगी, ये वाष्प का संघटन है, तो उस वाष्प का संघटन जो है वो C2 होगा। अब इस C2 में किसकी मात्रा बढ़ गई है? इस C2 में यदि इस तरफ बढ़ रहा है, यानी कि इस तरफ B की मात्रा बढ़ गई है, तो क्योंकि वाष्प में B की मात्रा बढ़ गई है, तो जो रेजिडुअल लिक्विड जो फ्लास्क में बचा हुआ रह जाएगा उसमें A की मात्रा बढ़ जाएगी। तो उसका रेजिडुअल सॉल्यूशन जो होगा उसमें A की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाएगी। अब जो T1 टेम्परेचर पर वेपर्स आ रही है, उन वेपर्स को हम कंडेंस करके लिक्विड प्राप्त करें, तो उस लिक्विड का संघटन जो होगा वो क्या होगा? C2 होगा। जो C1 प्रारंभिक सांद्रता का विलयन था, T1 ताप पर उबल रहा है, इस T1 ताप पर जो वाष्प प्राप्त हो रही है उसका संघटन C2 है। उस वाष्प को हमने कंडेंस करके और द्रव रूप में प्राप्त कर लिया, तो उस द्रव का संघटन C2 है। अब इस C2 संघटन के विलयन को गर्म करेंगे तो ये T2 ताप पर उबलेगा, और इस ताप पर जो वेपर्स आएंगी उस वेपर्स का संघटन क्या होगा? C3 होगा। अब इस C2 को हम C3 से तुलना करें तो इसमें फिर जो द्रव B है उसकी मात्रा काफी बढ़ गई है। पहले B इतना था, अब वो B बढ़ करके इतना हो गया। तो जो वाष्प प्राप्त हो रही है और उससे हमने द्रव प्राप्त किया उसमें B की मात्रा बढ़ गई। अब इस T2 ताप पर जो वाष्प आ रही है उसको कंडेंस किया, C3 संघटन का विलयन प्राप्त हुआ।
इस C3 संगठन के विलयन को गर्म करेंगे तो ये T3 ताप पर उबलने लगेगा। अब T3 ताप पर जो वाष्प प्राप्त हो रही है उस वाष्प का संगठन क्या होगा, वो माना C4 होगा। अब इस C4 में B की मात्रा और बढ़ गई, पहले B इतना था, अब वो B की मात्रा बढ़ करके इतनी हो गई, तो वाष्प में B की मात्रा और बढ़ गई। यानी कि इस तरह से हम डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, यानी कि आसवन और वाष्प का संघनन गर्म करें और फिर वाष्प का संघनन करें, तो जो आसुत प्राप्त होता है, डिस्टिलेट प्राप्त होता है, जो कि वेपर्स को कंडेंस करके प्राप्त होता है, उस आसुत का संघटन धीरे 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 शुद्ध द्रव बी की तरफ शिफ्ट होगा और अंत में जो डिस्टिलेट या आसुत प्राप्त होगा वो क्या होगा, शुद्ध द्रव बी होगा। तो इस तरह से हम C1 सांद्रता के विलयन से प्रारंभ करके और शुद्ध द्रव B जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब शुद्ध द्रव A कैसे प्राप्त होगा? जैसे C1 सांद्रता का विलयन था, C1 सांद्रता के विलयन को गर्म किया तो जो वाष्प निकल रही है उसमें B की मात्रा बढ़ गई, तो जो रेजिडुअल सॉल्यूशन फ्लास्क में बचेगा उस रेजिडुअल सॉल्यूशन में A की मात्रा बढ़ती जाएगी, यानी कि उसका संघटन जो है वो शुद्ध द्रव A की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हम आसवन की प्रक्रिया को जारी रखते जाएं, यानी कि उस विलयन को गर्म करते जाएं, तो जो रेजिडुअल सॉल्यूशन जो कि फ्लास्क में बचा हुआ रह जाता है उसका कंपोजिशन शुद्ध द्रव A की ओर बढ़ता जाएगा और अंत में जो रेजिडुअल सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा वो शुद्ध द्रव A के रूप में प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम इस टाइप 1 सॉल्यूशन में C1 सांद्रता के विलयन से प्रारंभ करके शुद्ध द्रव A और शुद्ध द्रव B दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है किस तरह से हम टाइप 1 सॉल्यूशन जो कि स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उसमें शुद्ध द्रव A और शुद्ध द्रव B किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उसका पूरा इसमें प्रोसेस जो है वो यहाँ पर समझाया गया है। किस तरह से हम प्रारंभिक सांद्रता C1 वाले विलयन से प्रारंभ करते हैं और इससे प्रारंभ करके किस प्रकार से शुद्ध द्रव A और शुद्ध द्रव B को प्राप्त कर लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इस स्लाइड में समझाई गई है। अब हम आते हैं टाइप 2 सॉल्यूशन पर। टाइप 2 सॉल्यूशन विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, जो कि अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और इसमें जो वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व है वो मैक्सिमम से पास होता है और बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व मिनिमम से पास होता है और ये मिनिमम पॉइंट Y कहलाता है। और इसमें डिस्कस किया था कि इस वाय संगठन का जो विलयन है ये एक स्थिर क्वाथी मिश्रण या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर के नाम से जाना जाता है, जो कि बिना संगठन में परिवर्तन के एक निश्चित ताप पर लगातार उबलता रहता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं और उसके बारे में पूरा हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इस प्रकार के विलयन में किस प्रकार से शुद्ध द्रव A और शुद्ध द्रव B जो है प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर फिर ये कंपोजिशन जो है वो जैसे यहाँ एथेनॉल और वाटर का दे रखा है, एथेनॉल का संगठन इस तरह से बढ़ रहा है और वाटर का कंपोजिशन या प्रतिशत मात्रा इस तरह बढ़ रही है। इस तरफ शुद्ध जल है 100% प्योर वाटर और यहाँ पर इस तरफ जो है वो शुद्ध एथेनॉल है, 100% एथेनॉल है। तो इस साइड 100% वाटर है और इस साइड 100% एथेनॉल है। अब कंपोजिशन यहाँ पर है और ये जो है ये टेम्परेचर है। दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ एथेनॉल। ये एथेनॉल का क्वथनांक है, ये जल का क्वथनांक है और ये वेपर प्रेशर कंपोजिशन के बीच में ग्राफ, बॉइलिंग टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में ग्राफ दे रखा है एथेनॉल और वाटर सिस्टम के लिए। और इसमें भी ऊपर वाला जो कर्व है जो इस तरह से वॉयलेट लाइन में दे रखा है ये वेपर्स के लिए है
और नीचे वाला जो ब्लू कलर में दे रखा है वो द्रव के लिए, ये नीचे वाला और ये नीचे वाला ये द्रव के लिए। हमेशा इसमें बताया था कि ऊपर वाला जो कर्व है वो वेपर कंपोजिशन कर्व होगा, वाष्प के लिए होगा, और नीचे वाला जो कर्व है वो लिक्विड कंपोजिशन कर्व होगा, द्रव के लिए होगा। अब इसमें हम किस तरह से पृथक्करण करेंगे? माना कि जो प्रारंभिक विलयन है उसका कंपोजिशन C1 है। जब इस C1 कंपोजिशन के विलयन को हम गर्म करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर बॉयल होगा। इस T1 टेम्परेचर पर जो वाष्प आएगी उस वाष्प का संघटन क्या होगा? C2 होगा। अब इस हम C1 विलयन को C2 कंपोजिशन के वेपर्स से तुलना करें तो जो वेपर्स है उस वेपर्स में किसकी प्रतिशत मात्रा बढ़ गई है? यहाँ पर एथेनॉल इतना था, यहाँ पर एथेनॉल बढ़ करके इतना हो गया। तो जो वाष्प है या जो डिस्टिलेट है उसका संघटन तो क्या होगा? इस तरफ शुद्ध द्रव एथेनॉल की तरफ शिफ्ट होगा, और जो रेजिडुअल सॉल्यूशन फ्लास्क में बचेगा उसका कंपोजिशन किस तरफ शिफ्ट होगा? उसका कंपोजिशन शिफ्ट होगा प्योर वाटर की तरफ। तो यदि हम ये आसवन की प्रक्रिया को जारी रखते जाएं तो अंत में जो रेजिडुअल सॉल्यूशन बचेगा उसमें क्या होगा? शुद्ध रूप से द्रव उपस्थित होगा, वाटर उपस्थित होगा। अब यदि हम कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स एंड रीडिस्टिलेशन, कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स एंड रीडिस्टिलेशन यानी कि जो C1 कंपोजिशन का विलयन है उसकी वाष्प का संघटन किया, फिर आसवन किया, फिर वाष्प का संघटन किया, फिर आसवन किया, तो ये प्रक्रिया जारी रखते हैं तो जो आसुत या डिस्टिलेट जो होता है उसका कंपोजिशन धीरे धीरे एथेनॉल की तरफ शिफ्ट होता जाता है, और अंत में जो डिस्टिलेट या आसुत प्राप्त होता है उसमें शुद्ध रूप से कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रोपिक मिश्रण हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से जब हम C1 कंपोजिशन के विलयन से प्रारंभ करते हैं तो यहां पर शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है, शुद्ध एथेनॉल इसमें प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें अंत में जो आसुत प्राप्त होगा वो एजियोट्रोपिक मिश्रण होगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा, क्योंकि स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है उनमें आगे जो है कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। ये तो केस कब है? जबकि स्टार्टिंग सॉल्यूशन का कंपोजिशन इन दोनों पॉइंट्स के, यहां के और यहां के बीच में हो तब होगा। अब यदि स्टार्टिंग सॉल्यूशन जो है उसका कंपोजिशन इन पॉइंट के बीच में कहीं सपोज यहां पर है, तो इस केस में क्या होगा? यदि हम इस प्रकार के द्रव का आसवन करेंगे, इसका पूरा डिटेल आगे प्रोसेस दे रखा है, तो इस प्रकार का प्रारंभिक विलयन जिसका कंपोजिशन इन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पर हो, तो इस केस में जो अंत में जो रेजिडुअल सॉल्यूशन फ्लास्क में बचेगा वो एथेनॉल के रूप में होगा, और जो कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स और रीडिस्टिलेशन, कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स और रीडिस्टिलेशन ये प्रक्रिया यदि हम जारी रखते हैं तो अंत में जो आसुत प्राप्त होगा वो आसुत क्या होगा? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर प्राप्त होगा। यानी कि इस प्रकार के विलयन से हम शुद्ध एथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं, जल को शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये है टाइप 2 सॉल्यूशंस में हम किस तरह से प्योर लिक्विड जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर या तो शुद्ध द्रव A प्राप्त होगा या शुद्ध द्रव B प्राप्त होगा, जो निर्भर किस पर करेगा कि प्रारंभिक विलयन जो है उसकी सांद्रता क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें कितना प्रतिशत एथेनॉल है, कितना प्रतिशत जल है, या कितना प्रतिशत द्रव A है और कितना प्रतिशत द्रव B है, उस पर निर्भर करेगा कि हम शुद्ध द्रव A को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं या शुद्ध द्रव B को हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये टाइप 2 है जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है आइडियल बिहेवियर से, उसमें किस तरह से हम प्योर लिक्विड का सेपरेशन या पृथक्करण कर सकते हैं। इसमें भी ये प्रक्रिया पूरी यहाँ पर समझाई गई है, जिसको मैंने यहाँ पर डिटेल में समझा दिया है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस इन 2 स्लाइड्स में किस तरह से हम उसका आसवन करते हैं और किस तरह से पृथक्करण होता है, किस तरह से द्रव A और द्रव B प्राप्त होते हैं, उसको पूरा डिटेल में समझाया गया है। अब हम लेते हैं टाइप 3 सॉल्यूशन।
टाइप 3 सॉल्यूशन यानी कि वो विलयन जो कि अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, विच शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन। इसमें वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व जो है वो मैक्सिमम से पास होता है, तो मिनिमम से पास होता है, तो इसलिए जो बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व है वो मैक्सिमम से पास होगा। और ये जो मैक्सिमम पॉइंट है जो जेड संगठन से हमने रिप्रेजेंट किया है, इस जेड संगठन के विलयन के लिए फिर वहां पर वेपर कंपोजिशन कर्व और लिक्विड कंपोजिशन कर्व जो है ये नीचे की तरफ है, वो है ब्लू कलर की लाइन में, और जो पर्पल कलर की लाइन में ऊपर की तरफ कर्व है वो वेपर कंपोजिशन कर्व है। तो इस जेड कंपोजिशन के सॉल्यूशन के लिए वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों का कंपोजिशन सेम है, तो इसलिए ये भी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रोपिक मिश्रण के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये निश्चित ताप पर उबलता रहता है बिना संगठन में परिवर्तन के। अब इस टाइप 3 सॉल्यूशन से हमें सेपरेशन करना है, पृथक्करण करना है। तो अब देखिए, हम वी स्टार्ट विद इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन C1। इसमें नाइट्रिक एसिड की प्रतिशत मात्रा इस तरफ बढ़ रही है और जल की प्रतिशत मात्रा इस तरफ बढ़ रही है। यहां पर शुद्ध जल है और यहां पर शुद्ध नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक अम्ल शुद्ध राइट हैंड साइड में है और प्योर वाटर जो है लेफ्ट हैंड साइड में है। वाटर का कंपोजिशन इस तरफ राइट से लेफ्ट में बढ़ रहा है और लेफ्ट से राइट जाने पर नाइट्रिक एसिड का कंपोजिशन जो है वो बढ़ रहा है। और ये बॉइलिंग टेम्परेचर है, दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब इसमें दिस इज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड 86.0 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर हमें सेपरेशन करना है प्योर लिक्विड ए और बी में। सो हियर वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ कंपोजिशन C1। C1 कंपोजिशन के विलयन से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो C1 कंपोजिशन का विलयन लेंगे तो ये T1 टेम्परेचर पर बॉइल होगा। इट विल स्टार्ट बॉइलिंग एट टेम्परेचर T1। अब इस T1 टेम्परेचर पर जो वाष्प आ रही है उस वाष्प का संघटन क्या होगा, माना कि ये C2 है। अब इस वाष्प में किसकी मात्रा बढ़ गई है, प्रतिशत मात्रा। इस तरफ ये लेफ्ट से राइट बढ़ रहा है, यानी कि किसकी प्रतिशत मात्रा बढ़ गई है, जल की प्रतिशत मात्रा बढ़ गई है। तो जो रेजिडुअल सॉल्यूशन जो फ्लास्क में बचेगा उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, नाइट्रिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो रेजिडुअल सॉल्यूशन जो है उसका कंपोजिशन तो इस तरफ शिफ्ट होगा और जो वेपर्स हैं वेपर्स का कंपोजिशन किस तरफ शिफ्ट होगा, प्योर वाटर की तरफ शिफ्ट होगा। तो यदि हम ये आसवन की प्रक्रिया को जारी रखते जाएं तो आसवन की प्रक्रिया को जारी रखने पर जो फाइनली जो वेपर्स प्राप्त होंगी या जो वेपर्स को कंडेंस करने पर जो डिस्टिलेट या आशुत प्राप्त होगा वो आशुत शुद्ध रूप से क्या होगा, जल होगा, वाटर होगा। यदि हम कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स रिडिस्टिलेशन करते जाएं तो क्योंकि वेपर्स का कंपोजिशन प्योर लिक्विड वाटर की तरफ बढ़ रहा है तो अंत में जो डिस्टिलेट या आशुद्ध प्राप्त होगा वो क्या होगा, शुद्ध जल होगा, प्योर वाटर होगा। और अंत में जो डिस्टिलेट प्राप्त होगा, जो रेजिडुअल लिक्विड जो प्राप्त होगा जो कि फ्लास्क में बचा हुआ रह जाता है, वो रेजिडुअल लिक्विड जो है वो क्या प्राप्त होगा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रोपिक मिश्रण प्राप्त होगा। तो यहां पर हम C1 सांद्रता के विलयन से प्रारंभ कर रहे हैं तो शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध नाइट्रिक एसिड प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब इसी में यदि स्टार्टिंग सॉल्यूशन का कंपोजिशन इन पॉइंट के बीच बीच में है, सपोज ये C3 है, इस C3 जिसमें जो है जल इतना है और एथेनॉल इतना है, इस C3 कंपोजिशन के विलयन से हम प्रारंभ करें जिसमें माना कि सपोज 12% जल है और 88% नाइट्रिक अम्ल है। इसको हम गर्म करेंगे तो ये माना कि T2 ताप पर उबलेगा। अब T2 ताप पर जब उबल रहा है तो वाष्प जो प्राप्त होगी उस वाष्प का संघटन क्या होगा, C4 होगा। इस वाष्प में किसकी प्रतिशत मात्रा बढ़ गई है,
यहाँ ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है और राइट की तरफ किसकी प्रतिशत मात्रा बढ़ रही है, नाइट्रिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा बढ़ रही है। तो वाष्प की जो संघटन है वो तो नाइट्रिक अम्ल की तरफ बढ़ेगा और जो रेजिडुअल लिक्विड जो फ्लास्क में बचता है उसकी जो कंपोजिशन है वो इस तरफ बढ़ेगी। और यदि हम ये प्रक्रिया को जारी रखते हैं तो इस प्रक्रिया को जारी रखने पर अंत में जो डिस्टिलेट या आसुत प्राप्त होगा वो क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल के रूप में प्राप्त होगा। और अंत में जो रेजिडुअल सॉल्यूशन फ्लास्क में बचा हुआ रह जाएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रोपिक मिश्रण के रूप में प्राप्त होगा। तो इस टाइप 3 विलयन के लिए भी, जो कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, उससे भी या तो शुद्ध द्रव ए या शुद्ध द्रव बी, और इस केस में या तो शुद्ध जल या शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। दोनों द्रव ए और द्रव बी हम इससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर भी प्योर वाटर प्राप्त होगा या प्योर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होगा, वो निर्भर करता है कि जो स्टार्टिंग सॉल्यूशन है उसकी कंपोजिशन या संगठन या प्रतिशत मात्रा ए और बी की कितनी है उस पर निर्भर करेगा। यदि स्टार्टिंग सॉल्यूशन का कंपोजिशन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है तो इसमें अंत में जो आसुत प्राप्त होगा वो शुद्ध जल होगा। और स्टार्टिंग सॉल्यूशन का कंपोजिशन इन पॉइंट के बीच में है, यहां पर और यहां के बीच में, तो उस केस में जो अंत में जो आसुत प्राप्त होगा वो शुद्ध नाइट्रिक अम्ल होगा। तो स्टार्टिंग सॉल्यूशन की कंपोजिशन पर या संगठन पर निर्भर करेगा कि हम शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं या शुद्ध नाइट्रिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में शुद्ध द्रव ए प्राप्त कर सकते हैं या शुद्ध द्रव बी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है प्रभाजी आसवन के द्वारा किस प्रकार से द्रवों का पृथक्करण किया जा सकता है एक कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड पेयर में से। थैंक यू।